सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक हमने बात की है कि आपका राइटिंग में दो टास्क आते हैं। 60 मिनट्स का टाइम है। और आज क्योंकि लेक्चर हमारा राइटिंग टास्क 2 पे है, सो वी टॉक्ड अबाउट के एकेडमिक हो जीटी हो, आता ऐसे ही है। और सजेशन एग्जामिनर की 40 मिनट्स की, ज़्यादा भी मिल सकता है आपका टाइम, क्योंकि 60 मिनट्स आपके पास सब चीज़। बट है कि 40 मिनट्स आइडियल टाइम है, ये स्ट्राइव करेंगे हम। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि वर्ड लिमिट्स क्या हैं, ठीक है। 250 वर्ड जो है वो आपको मिनिमम लिखना होता है। उसके लिए मैंने शीट भी आपको दिखा दी थी कि ऑन एवरेज आप अपने राइटिंग स्टाइल के मुताबिक ज़रूर काउंट कर लें ड्यूरिंग द प्रैक्टिस हाउ मेनी वर्ड्स यू राइट इन वन लाइन। और इवेंचुअली कुछ पेपर्स के बाद आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा। तो ड्यूरिंग एग्जाम आपको वर्ड्स काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यू जस्ट काउंट द लाइन्स एंड यू नो कि हाउ मेनी वर्ड्स यू हैव पुट इन। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस पे चेक लगा होगा। चेक मीन्स कि इसके ऊपर मार्क्स डिडक्ट होते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि अगर आपकी ज्यादा डेफिसिट होगा 250 से, लाइक 30-40 वर्ड्स कम है, तो ऑब्वियसली ज्यादा नंबर कटेंगे। और अगर आपके कम वर्ड्स कम है तो कम कटेंगे। इसकी अपर लिमिट पे एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है फ्रॉम द आइल्स पीपल। नेवर से कि कितने वर्ड्स मैक्सिमम लिख सकते हैं। तो मैक्सिमम चाहें तो जितना मर्जी लिख दें, बट अगेन कंस्ट्रेंट कहाँ पे आता है? टाइम का। ठीक है, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो एबल हैं, जो बहुत ज्यादा लिख सकते हैं और स्पीड में भी लिख सकते हैं। मगर है कि टाइम का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपने दो क्वेश्चंस करने हैं। तो एक क्वेश्चन 40 मिनट्स के अंदर अगर कवर करेंगे तो दूसरा भी करना है, क्योंकि दोनों को मिला के एक्यूमुलेटिव स्कोर बनता है। अगर आप एक ही क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर देंगे तो दूसरा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सफर होगा आपका। उसमें भी क्वालिटी चाहिए। तो गुड। तो इसलिए बहुत भी ज्यादा लिखना तो 50-60 वर्ड्स का एड अप आप कर सकते हैं। कह लें कि मैक्सिमम 300 की आप लिमिट ले लें। कोशिश करें बस पे 300 के अंदर अंदर आके अपनी बात पूरी करें। गुड। अब आपके आइल्स में 5 तरह के टाइप्स हैं। ज्यादा भी हो सकते हैं अगर मैं इसको फर्दर डिवाइड कर दूं, मगर जनरली हम बात करें तो 5 टाइप्स हैं। इसमें से आपके ओपिनियन एसेस भी आते हैं। अभी हम सिर्फ बात करेंगे जो आज हम कर रहे हैं, ये सबकी टाइप्स लिखी हुई हैं। आज जो हमने एक्चुअली ऐसे डिस्कस करना है वो ये वाली टाइप है, डिस्कशन एंड ओपिनियन। इसकी आइडेंटिफिकेशन की सबसे बड़ी निशानी ये है कि क्वेश्चन के नीचे हमेशा स्टेटमेंट आती है, वो फिक्स स्टेटमेंट है, डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। गुड। क्या लिखा आएगा? तो यार इकट्ठे मिलके बोले, नहीं मजा आना। क्या लिखा आएगा? हाँ, तो फीमेल्स नहीं बोल रहे। क्या लिखा आएगा जी? डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। ये इसकी फिक्स्ड स्टेटमेंट है। जब भी ये स्टेटमेंट आती है तो इसका मतलब होता है डिस्कशन एंड ओपिनियन। टाइप ये बनती है। गुड। अब मैंने आंसर्स आपको दे दिए हुए हैं, जो लोग अभी हैं इनको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ दोबारा। ऑनलाइन फ्रेंड्स मैंने ग्रुप में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। मैं स्क्रीन मिनिमाइज कर रहा हूँ, ठीक है। ग्रुप में शेयर आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं। बट आई वांट कि ये जो आंसर है ना मेन, इसको आप एक बार जरा पढ़ लें तसल्ली से। ठीक है, ये ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके नीचे इसके 4 पैराग्राफ हैं, आंसर्स हैं। स्ट्रक्चर में मैं बाद में जाऊंगा। एक्चुअली इस क्वेश्चन को क्रैक कैसे करना है वो चीज आज हमने मेन सीखनी है। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है एज कंपेयर टू ऑल अदर टाइप्स। वो कैसे डिफरेंट है वो आप जब पढ़ लेंगे फिर आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे ही पढ़ ले मुझे इंटीमेट कर दें प्लीज। जी मैम। फैक्ट्स की बेस पे उन्होंने एग्जांपल्स डिस्कस नहीं किए। अच्छा। और और बच्चे कहते हैं अपनी फीलिंग भी कह रहे हैं लेकिन दूसरी फीलिंग को इग्नोर नहीं कर सकते, उसकी भी बात है। ठीक है, आप कुछ कुछ करीब पहुंचे हैं, ठीक है। गुड। सर एक ही पॉइंट पे एक में कह रहा है कि करना चाहिए फीलिंग और एक में कह रहा है नहीं करना चाहिए। दोनों तो के वो जो सर ने बात की उनके साथ एग्री, फॉर एंड अगेंस्ट की बात है। हाँ जी, ऑनलाइन फ्रेंड्स प्लीज चिप इन, आंसर्स चाहिए। क्या ओपिनियन है? फॉर एंड अगेंस्ट है? आई डोंट थिंक सो। दोनों ऑलराइट। ओपिनियंस को एंडोर्स कर रहे हैं। दोबारा बोलिएगा मैम। दोनों ओपिनियंस को डिफरेंट एग्जांपल्स में एंडोर्स कर रहे ऑलराइट, थोड़ा और सादा अल्फाज करें, मुझे समझ आ गई ताकि और लोगों को भी समझ आए। व्हाट डू यू मीन बाय इंडोर्स? हैं। दोनों कैसे? ओपिनियंस को लेकर चल रहे हैं, किसी को कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं। वेरी गुड। ये डॉक्टर मारा ने भी एक पॉइंट लिखा है। डॉक्टर मारा आपका पॉइंट पढ़ रहा हूँ। बी डिप्लोमेटिक, डोंट टेक एनी साइड एंड डिस्कस सिमिलर पॉइंट्स इन बोथ ओपिनियंस। ठीक है,
वेरी गुड। अब ये चीज समझनी है आपने, ठीक है। ये जिनका पहला लेक्चर उनके लिए भी सेम सेम है। आइट्स में जैसे मैंने कहा ये 5 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब मैं जरा लिखता जाता हूँ साथ साथ, आपने चीजों को अंडरस्टैंड करना है। आपका जो ओपिनियन क्वेश्चन है ना, उसकी एक फिक्स स्टेटमेंट आती है, डू यू अग्री और डिसएग्री। टॉपिक के ऊपर जो मर्जी हो, वो जो स्टेटमेंट है एक्चुअली वो स्टेटमेंट उस क्वेश्चन को ओपिनियन क्वेश्चन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अगर हम उस पर दोनों साइड्स पे लिखते हैं, अग्री एंड डिसएग्री, तो हम फॉर और अगेंस्ट दोनों पे बात करेंगे, ठीक है। तो इधर मैं लिख देता हूं 1 फॉर और अगेंस्ट। नंबर 2 को भी हम छोड़ देते हैं। नंबर 3 टू पार्ट क्वेश्चन, इसमें भी आमतौर पे वो आपसे दो बातें पूछता है और हमेशा दोनों को सेपरेट करवा देता है। आमतौर पे ऐसे में भी जो है ना, आपसे वो फॉर और अगेंस्ट की बात करता है। अगर फॉर और अगेंस्ट ना भी करे तो बेसिकली वो दो सेपरेट चीजें देता है आपको, आमतौर पे कॉन्ट्राडिक्टिंग ही होती है। नंबर 4 प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन दोनों ऑपोजिट चीजें, ठीक है। तो बेसिकली वही फॉर एंड अगेंस्ट की बात होती है, कुछ फेवर में लिखना होता है, कुछ इसके अगेंस्ट लिखना होता है। एंड नंबर 5 एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, सेम क्राइटेरिया फॉर और अगेंस्ट। अब मैम ने जो बात की और जो डॉक्टर साहब ने ऑनलाइन हमें बताया है, एक्चुअली इसमें जब आप डिस्कस बोथ व्यू करते हैं तो यहां पर आप एक्चुअली एज अ थर्ड पर्सन ऐसे लिख रहे होते हैं। ये वो वाली बात है कि आप न्यूट्रल हैं बीच में, एक टॉपिक उन्होंने दे दिया। कुछ लोगों का मानना है कि यार एनिमल्स के कोई राइट्स नहीं है। वो ऐसा क्यों कहते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को आपने प्रेजेंट करना है, व्हाई दे से लाइक दिस। जब आप किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट करते हैं और वो उस पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमेशा उसके फॉर में बात करते हैं कि यार ये वजूहत है, बिकॉज दैट्स व्हाई दे आर ऑन दिस साइड। मेक सेंस। इसी में से लिखा है कि कुछ लोग कहते हैं यार एनिमल्स के कोई राइट्स नहीं है, जैसे मर्जी करें उनको यूज करेंगे। वो लोग ऐसा क्यों कहते हैं, तो डेफिनेटली वो भी तो इसके फॉर में बात करेंगे ना, टॉपिक के लाइक फेवर में बात करेंगे कि ऐसा क्यों है, एनिमल्स की क्यों राइट्स हैं। जब भी आता है ना डिस्कस बोथ व्यूज, इसमें एक्चुअली टॉपिक के दोनों फोर साइड्स पे लिखना होता है। वो आपको पढ़ते हुए लग रहा है कि कॉन्ट्राडिक्ट है, क्योंकि एक्चुअली वो दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हैं। मगर आप यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं, आप पहले पर्सन 1 का पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं कि वो इसकी फेवर में क्यों है, फिर आप पर्सन 2 का पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं कि वो इसकी फेवर में क्यों है। जैसे मैं हमने भी वर्ड यूज किया था कि आप दोनों को इंडोर्स कर रहे हैं, कि दोनों पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या उसने क्या है, डिस्कस बोथ व्यूज। और दोनों व्यूज पहले से शामिल है कि कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं। आपने बस बताना है वो क्यों कहते हैं। और जो लोग कुछ कहते हैं हमेशा हम उसके सपोर्ट में होते हैं। मेक सेंस। फर्क नजर आ गया साफ। ये कॉमन मिस्टेक है, वो हमें लगता है कि हम फॉर और अगेंस्ट सारे ऐसे जैसे लिख रहे होते हैं, हमेशा हम फॉर और अगेंस्ट पे चले जाते हैं। तो अगर आप ऐसा काम कर देते तो एक्चुअली वो ऐसे हमेशा ना वन साइडेड हो जाता है। आपने एक ही ओपिनियन को सपोर्ट कर दिया होता है, उन्हीं की बात की होती है और उसी पे दोबारा अपनी सपोर्ट भी दे देते हैं। दूसरे का तो पॉइंट ऑफ व्यू लिखते ही नहीं आप ऐसे के अंदर। तो आपके टास्क अचीवमेंट में नंबर कट जाते हैं। जो उसने पूछा था वो नहीं आपने किया, क्योंकि क्वेश्चन इज क्लियरली स्टेटिंग डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। गुड। मतलब ये वन टू वन बातें हैं इसमें, जैसे एक फॉर में जा रहे हैं साथ ही उसके थोड़े से मतलब उस पैरा में हम मिलकर दोनों पॉइंट ऑफ व्यू इकट्ठे लिख दिया कि पैराग्राफ में। हाँ, वो ना करें तो बेहतर है। वो कह लेंगे आइल्स का जो पैराग्राफिंग स्ट्रक्चर है ना, वो कहते हैं कि एक पैराग्राफ की एक ही थीम रखें। अगर आप एक पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करें तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे लिखें और फिर दूसरे पे लिखें, नेक्स्ट पैराग्राफ में उसके अगेंस्ट लिखें। हाँ जी, डू वी गेट इट। याद रहेगा ये। इस ऐसे का जो सबसे बड़ा बाय डिफॉल्ट मिस्टेक है ना, वो यही वाली है कि हम कॉन्ट्राडिक्शन में लिखते हैं उसको। कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं लिखना होता, इसमें आपने दोनों साइड्स की फॉर की बात करनी होती है। ये एक वाहिद ऐसे है, इस पे डिफरेंट टीचर्स की डिफरेंट ओपिनियंस हैं स्ट्रक्चर वाइज है। पहले बताइए ये वाली बात समझ आ गई, फिर डिफरेंट ओपिनियंस की मैं बात करता हूँ कि टीचर्स क्या कहते हैं, डिफरेंट टीचर्स। आर वी गुड ऑन दिस पॉइंट ऑफ व्यू। Whenever we have discussed both views,
तो आपने उस टॉपिक में दोनों के फॉरम में बात करनी, फिर अपनी ओपिनियन देनी कि आप किसके साथ, देन यू जस्ट ऐड अप कि मैं इन लोगों के साथ हूं या मैं उन लोगों के साथ। यहां तक ओके? अब टीचर्स क्या कहते हैं कुछ, ठीक है। वो टीचर्स की बात सुनने के लिए ना इसको मुझे क्लियर करना पड़ेगा और यहां पे आना पड़ेगा स्ट्रक्चर पे। ऑलराइट जी, ये एक ही स्लाइड नजर आ रही है जो दूर तक बैठे हैं, तो मैंने नीचे किया, ये आपको चार हिस्से नजर आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। ऐसे करना, गे बैठे आकर कोई बात नहीं, इसको और छोटा कर ले। ये आइल्स का एक स्ट्रक्चर है ऐसे का, ठीक है। ये वही यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है जो ऑलमोस्ट आपने अपने स्कूल्स में भी सीखा होगा, सेम स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है। बस जब इसको लिखते हैं हम तो आइल्स के पैरामीटर्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, बाकी स्ट्रक्चर सेम का सेम है। क्या स्ट्रक्चर है जी? आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं, दरमियान में आपके एसए की बॉडी है और एंड पे आपका कंक्लूजन है। बॉडी में कम से कम 2 पैराग्राफ्स आपने जरूर बनाने हैं। अब जो मैंने बात की कि डिफरेंट टीचर्स का डिफरेंट ओपिनियन क्यों है इस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। कुछ टीचर्स का ये मानना है कि ये क्वेश्चन ऐसा है इसमें 5 पैराग्राफ मस्ट बनने चाहिए, और कुछ हैं जो कहते हैं 4 से ही काम हो जाए। अब जो कहते हैं 5 बनने चाहिए, वो क्यों कहते हैं? वो कहते हैं यार, एक में आपने एक पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया क्योंकि आपने उनकी बात करने की वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, एक पैराग्राफ में आपने दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, आप सेकंड सेट ऑफ पीपल की बात करते हैं कि वो ऐसा क्यों कहते हैं। तो आपकी ओपिनियन कहाँ गई? पैराग्राफ नहीं बनाना उसका। तो वो कहते हैं कि अपनी ओपिनियन ऐड करने के लिए एक नया पैराग्राफ बनाएं, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन, ठीक है। तो किसी हद तक मैं चलो उनके साथ एग्री कर जाता हूँ। फिर आप एक तीसरा पैराग्राफ बनाएंगे और उसके अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करेंगे। दैट्स व्हाई दोस्त टीचर सेज के इसमें 5 पैराग्राफ होने चाहिए, बॉडी में 3, इंट्रो एक ही बनेगा, कंक्लूजन एक बनेगा। अब हम आपको पहले दिन से एक चीज पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब जो हमारे जैसे हम दूसरी साइड पे हैं कि 4 पैराग्राफ में पूरा हो सकता है, कैसे? हमने आपको पहले दिन से पढ़ाया कि इंट्रोडक्शन के अंदर जब आप थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं, इसको पर्सनलाइज स्टेटमेंट करते हैं, आप एक्चुअली इसमें ओपिनियन ऐड करते हैं। ये सिखाया था आपको पहले दिन से, और जिनका आज पहला लेक्चर है तो फिर आपको यही सिखा रहा हूं मैं, ठीक है, ओपिनियन। क्योंकि आइल्स वाले कहते हैं जब आपने इंट्रोडक्शन लिखना है तो टॉपिक को तो पैराफ्रेज करें ही करें, साथ एक आंसर स्टेटमेंट दे। वो आंसर स्टेटमेंट बेसिकली पर्सनल स्टेटमेंट होती है कि आप इस टॉपिक पे क्या कहना चाह रहे हैं, तो आपने ओपिनियन वहां पे स्टेट करनी होती है। इसी तरह जब आप कंक्लूजन करते हैं तो हमने कंक्लूजन में भी आपको लिख के दिया हुआ है, ये हमने समझा दिया कि जो आइल्स वाले कहते हैं, ये आइल्स का एक्चुअली एग्जैक्ट फॉर्मूला है। यहां पर भी ये लिखा हुआ है कि ओपिनियन ऐड कर। नाउ माय बिलीव इज दिस कि अगर आपने शुरू में भी ओपिनियन देना है और पूरा ऐसे डिस्कस करने के बाद भी ओपिनियन देना है, तो उसने एक्चुअली आपकी ओपिनियन की इलेबोरेशन ही मांगी, उसने डिस्कस बोथ व्यूज, ऐड योर ओपिनियन। अब एक्चुअली दोनों व्यूज आपस में तो कॉन्ट्राडिक्टिंग है। अगर आप एक पॉइंट ऑफ व्यू का दे रहे हैं, दूसरा इनका दे रहे हैं, एंड पे अगर वो आपसे कहेगा जी साइड लें, तो आप क्या कहेंगे? यहाँ तो मैं पर्सन ए के साथ हूँ, यहाँ मैं पर्सन बी के साथ हूँ। और अगर आप रीजनिंग देंगे तो रीजनिंग में फिर आप वही वाली बातें करेंगे जो ऑलरेडी आपने एक पर्सन की बता दी हुई है। आप ये कहेंगे ना यार ये ठीक कह रहा है, इसने भी ये कहा था, इसने भी वो कहा था, तो वो तो रेपिटेशन में आ जाएगा। और अगर आप रेपिटेशन नहीं करेंगे तो फिर आपको नए पॉइंट जनरेट करने पड़ेंगे। एक्चुअली इसमें आई पर्सनली बिलीव कि एक एक्स्ट्रा पैराग्राफ की जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट को अच्छे से क्रैक करें, उसका सेंस ही कि दोनों को पहले डिस्कस करें और उस पर एक अपनी ओपिनियन दे दें हम। ओपिनियन के लिए वी ऑलरेडी हैव 2 सेपरेट पैराग्राफ्स, इंट्रो भी है, कंक्लूजन भी है। तो अगर हम स्टेटमेंट वाइज जाएं तो दोनों व्यूज को डिस्कस करें और एंड पे आके अपनी ओपिनियन उसके साथ डिपेंड करें। क्योंकि अगर आप ओपिनियन को एक्सप्लेन करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ तो रिपीट या नए पॉइंट्स ऐड अप करने पड़ेंगे। सो बेसिकली देखा जाए तो एक्स्ट्रा पैराग्राफ बनता नहीं है इसका। मगर वो जो टीचर कहते हैं मैं उनके साथ डिसएग्री नहीं हूँ, बट आई स्टिक टू दिस 4 P स्ट्रक्चर। सो सीखने की बात यह है, चाहे इसमें आपने दोनों व्यूज के फेवर में बात करनी है, लिखने फिर भी 4 पैराग्राफ है, बिकॉज वी हैव टू सेट पैराग्राफ्स टू गिव आवर ओपिनियन। हाँ जी, कुछ लॉजिक समझ आई?
1.5 किलो का सारा लाई जा रहे हैं, जुबान कोई नहीं खोल रहा। हाँ जी, आर वी गेटिंग इट? ऑलराइट ऑनलाइन फ्रेंड्स, आर वी गेटिंग इट? हाँ जी मुदस्सर साहब, आपने जो लिखा है वही बात मैंने यहाँ पे लिख दिया है एग्जैक्टली आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैच कर रहा है। अब मैं इसके यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इसका छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, बाकी इसको आंसर में ले जाएंगे। आपने जब भी आइल्स का फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है, इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है कि थीसिस का मतलब क्या होता है। थीसिस एक्चुअली इज अ पर्सनल स्टेटमेंट। एग्जामिनर जब भी आपको आइल्स में ऐसे का टॉपिक देगा, वो उस टॉपिक पे आपसे सवाल पूछता है और उस सवाल का आंसर आपने लिखना होता है। इसीलिए कोई भी ऐसे गलत नहीं होता और सारे ऐसे ठीक भी होते हैं। आप अगर जो भी पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, आप बाकी के पैराग्राफ्स में उसको एक्सप्लेन कर देते हैं लॉजिकली वे में, सारा कुछ ओके है, आपका आंसर ठीक है। सबका पॉइंट ऑफ व्यू एक तो नहीं हो सकता, गुड। क्योंकि अगर एनिमल राइट्स की हम बात कर रहे हैं तो सब लोगों के अपने अपने ख्यालात होंगे कि क्यों एनिमल राइट्स होने चाहिए, सो ऑन। और अगर नहीं है तो फिर उसके ऊपर भी डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं। यहाँ तक मेरे साथ है। इसलिए जब आप इंट्रो लिखते हैं, आइल्स वालों की डिमांड ये है कि यार जो हमने टॉपिक दिया है ना, ये बेसिकली टॉपिक है, ये बैकग्राउंड मैंने टॉपिक को लिखा है यहाँ पे, आपने उसी टॉपिक को रीराइट करना होता है। डेफिनेटली उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, पैराफ्रेज। गुड। पैराफ्रेज की आपको भी थोड़ी सी चीजें और ऐड कर दूंगा। और सेकंड काम जो आपने इंट्रोडक्शन में करना होता है वो सिर्फ ये है कि जो उसने आपसे सवाल पूछा है, एग्री करवा रहा है कि डिसएग्री करवा रहा है, कि वो कह रहा है कि बस अपनी ओपिनियन दे, ओपिनियन तो देना है इसके अंदर। फिर आप अगर वो आपसे एडवांटेज पूछ रहा है, डिसएडवांटेज पूछ रहा है, तो उसे एक लाइन में बताएं कि क्या है एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अगर वो आपसे प्रॉब्लम या सोल्यूशन पूछ रहा है, तो एक लाइन में बताएं कि क्या प्रॉब्लम्स है या क्या सोल्यूशन है, या आप उस पर क्या कहना चाहते हैं। मगर यहाँ पे सिर्फ आपने हेडलाइन देनी होती है, जैसे सुर्खी बोलते हैं हम अखबारों के अंदर, एक्सप्लेनेशन नीचे होती है। यहाँ पे डिटेल नहीं आप दे सकते, बिकॉज दैट्स द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। यू हैव टू बी टू द पॉइंट एंड स्पेसिफिक। गुड। सो माय डियर फ्रेंड्स, थीसिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली ओपिनियन स्टेटमेंट। इसीलिए इसको हम बोलते हैं आंसर। ये आपने जो लिखा कि मेरी ये राय है, इससे हम इसको कहते हैं कि पर्सनलाइज करके लिखा करें, आई, मी या माई के साथ। दैट इज द रीजन। हाँ जी, यहां तक ओके है। फर्स्ट पैराग्राफ की बस इतनी सी रिक्वायरमेंट होती है। इसकी एप्लीकेशन अगर हम इसको उस पर लेके चले तो आई थिंक वी कैन सी इट वेरी क्लियरली। एप्लीकेशन ही साथ साथ देख लेते हैं। अगर आप अपने आंसर पे हैं, सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ की बात कर रहे हैं, कैन यू सी द एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला? कौन मुझे हाईलाइट करेगा कि टॉपिक कहां से कहां तक लिखा हो आंसर के अंदर? हाँ जी, टॉपिक कहां से कहां तक लिखा हो? आई बिलीव से, आई बिलीव से पहले यहां तक टॉपिक है। हाँ जी, टॉपिक कहां तक लिखा हुआ है? टॉपिक, टॉपिक। हाय, मेरा सवाल ही नहीं समझ आ रहा। ये एक जुमला शुरू हो रहा है दी से और जाके खत्म हो रहा है रिमार्केबल पे। इसमें एक लाइन जो है वो टॉपिक है और एक लाइन कंप्लीट जो है वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट है। मुझे टॉपिक वाली स्टेटमेंट बता दें प्लीज। वो स्टेटमेंट शुरू कहां से हो रही है, खत्म कहां पे हो रही है, और खत्म कहां पे हो रही है? परफेक्ट हो गया। ये माय डियर फ्रेंड्स यहां से शुरू हो रही है और ये ये जो है, ये हाईलाइट नहीं हुआ, मैंने ये ड्रॉ करना है, ये गलत हो गया है, ये वाला सही नहीं है, अभी वैरायटी मारी थी। लाइनर चेंज, आई गो विद माई पेन, यही ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द टॉपिक। फॉर्मूला बना के दिया हुआ है, जो आज तीसरे चौथे हफ्ते में, वो तो मुझे फट से आंसर देना। आपको कितनी बार बताया है कि हमने आपको जो फॉर्मूला बना के दिया, टेम्पलेट दिया है, इसमें द कंट्रोवर्सी से शुरू होता है, सारी स्टेटमेंट हमने डिजाइन की हुई है। सोसाइटी पे जाके उसको हम स्टॉप कर देते हैं। बीच में जो ब्लैंक है वो एनिमल राइट्स है। टॉपिक तो एनिमल राइट्स है, कुछ लोग कह रहे हैं होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं होना चाहिए एनिमल राइट्स, बस एनी की गल सी।
ये आपकी टॉपिक है। जो अब आपका मैंने फॉर्मूला दिया है ना कि आपने पहले टॉपिक को पैराफ्रेज करना है, आपका ये वाला सेंटेंस जो है ये टॉपिक को पैराफ्रेज कर रहा है। अब आइल्स के मुताबिक आपका जो इंट्रोडक्शन है उसकी एक रिक्वायरमेंट पूरी, टॉपिक इज पैराफ्रेज्ड, बात वहां से शुरू करनी जहां से हमने आपको दी है, ये वो कहते हैं। अब वो कहते हैं जी इसका आंसर भी दें, थीसिस स्टेटमेंट भी लिखें। ठीक है, ये वाइल से लेके नीचे तक ये पूरी की पूरी आपकी ओपिनियन स्टेटमेंट है। ठीक है, देखिए वाइल जब भी हम लिखते हैं ना, वाइल का फायदा ये होता है कि एक तो ये कंपेयरिंग स्टेटमेंट होती है। ठीक है, अब आपने ओपिनियन भी ऐड करनी है। अब जरा सुने, मैं बोलने का लगाऊं, मैं कहता हूं जी देर आर सम पीपल हु से दैट एनिमल्स शुड हैव राइट, फुल स्टॉप। ऑन द अदर हैंड देर आर सम पीपल हु से एनिमल्स हैव नो राइट्स, फुल स्टॉप। आई बिलीव एनिमल्स हैव राइट्स। रिपीट कहां पे हुआ? जब मैंने अपनी ओपिनियन दी। इसका मतलब है कि स्मार्ट राइटिंग क्या है, अगर मैंने रेपिटेशन नहीं करनी, जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, जब मैं दोनों ओपिनियंस लिखूंगा उनके साथ ही मैं वहीं पे सिर्फ आई का वर्ड ऐड कर दूंगा। कुछ लोग क्या कह रहे हैं, सम पीपल बिलीव दैट वी मे यूज एनिमल्स एज वी डिजायर, मीन्स उनके कोई राइट्स नहीं, अपनी मर्जी से इस्तेमाल करें। ऑन द अदर हैंड कुछ लोग कह रहे हैं एनिमल्स हैव इक्वल राइट्स। मैंने क्या लिखा है, मैं भी इनके साथ हूं, रेपिटेशन उड़ा दी। इसी एक स्टेटमेंट में ही मेरी ओपिनियन भी है और उसको मैंने पैराफ्रेज भी कर दिया। अब आइल्स में नंबर कैसे निकालने, अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं, ठीक है, ए वाली गल समझ आइए। ठीक है, यहां से वापस लेके चलता हूं। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, यहां पर ये 5 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस में वो आपसे फॉर अगेंस्ट फॉर अगेंस्ट फॉर अगेंस्ट पूछता है, जौन सा मर्जी सवाल उठा लें। आपने जब भी थीसिस स्टेटमेंट लिखना है आइल्स के पेपर में, ऐसे की बात आप कर रहे हैं, तो उसमें दो ओपिनियन तो हमेशा आनी है, दो ही आनी है ना, क्योंकि उसने क्वेश्चन डिजाइन ही ऐसे किए हुए हैं। आपको कोई ऐसा सॉलिड किस्म का उसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर चाहिए कि अगर आपने दोनों साइड पे बात करनी है ना, वो स्ट्रक्चर बना बनाया पड़ा हो, जो ग्रामेटिकली भी फिट हो, आप उसको लिखें, कोई गलती ना हो, और वो एक ही स्टेटमेंट में दो दो बातें कर दे, ग्रामर में भी पूरे नंबर, टास्क रिस्पॉन्स भी ओके, रेपिटेशन भी कोई नहीं। देन वाइल इज द स्ट्रक्चर, वाइल का स्ट्रक्चर सीखना आपने। जब हम वाइल का स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो उसी के अंदर हम टॉपिक को दोबारा डाल देते हैं। अब मैं यहां से आपको एक स्टेप और पीछे लेके चलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं दोबारा क्वेश्चन में जाता हूँ, हमने वाइल नहीं यूज किया, हमने वैसे लिख दिया। वैसे मैं लिखूंगा तो मुझे पूरा टॉपिक पैराफ्रेज करना पड़ेगा कि इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड there are people with different opinions. Out of them, one side says that animals have rights, and on the other hand, there are some people who say animals have no rights. Full stop. ये तो होगी मेरी पैराफ्रेजिंग। अब मैंने थीसिस भी लिखना है, अब थीसिस में फिर वही लिखूंगा, आई बिलीव आई एम विद दोज पीपल हु से एनिमल्स हैव राइट्स, फिर रेपिटेशन होगी। अगर तो मैं सिर्फ पैराफ्रेजिंग के चक्कर में पड़ जाऊं तो थीसिस स्टेटमेंट फिर मेरी रिपीट हो जाएगी। सो ये जो स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ है ना, शायद आपने कभी इसको गौर से नहीं देखा, ये एब्सोल्युटली स्मार्ट स्ट्रक्चर है, जिसमें रेपिटेशन नहीं है, पैराफ्रेजिंग है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पूरे हैं, और इसमें एक्चुअली अगर मैं सेंटेंसेस की बात करूं तो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यूज किया हुआ है। ठीक है, आपके आइल्स के पेपर में कुछ रिक्वायरमेंट्स है सेंटेंसेस को लेके, 3 तरह के बेसिक सेंटेंस है, सिंपल, कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स। तो जब भी वाइल की स्टेटमेंट आती है वो लंबी स्टेटमेंट होती है, क्योंकि आपने दो बातें करनी होती है, कुछ ये कह रहे हैं कुछ वो कह रहे हैं। गुड। वाइल के स्ट्रक्चर को लिखने के लिए जो बेसिक फॉर्मूला है, इसमें कोई बट का वर्ड नहीं लगाते आप, क्योंकि वाइल इटसेल्फ इज अ कंपेयरिंग वर्ड। वाइल लगाना सेंटेंस के शुरू में, एक ओपिनियन डालनी है, और ये कॉमा जो है ना सेपरेट करता है, इसका मतलब कि इसके बाद अब अपोजिंग व्यू आ, दैट्स वाई वाइल शुरू में लगाओ। वाइल दरमियान में भी यूज कर सकते हैं, मगर शुरू में लगाएं तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। हाँ जी, गुड। इसलिए फॉर्मूला बना के दिया होगा, अगर आप इसको अच्छे से समझ आए ना तो इसमें ठीक ठाक नंबर पहले पैराग्राफ से निकल आए, एज पर द आइल्स रिक्वायरमेंट। फॉर्मूला भी एग्जीक्यूट हो रहा है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी है, वर्ड्स भी दिए हुए हैं, आपने क्या करना है, आपने सिर्फ टॉपिक को ब्रेक करके बीच में पुट करना है। हाँ जी, अब मुझे बताएं किन्हीं को समझ आई है? अभी गेटिंग इट? ऑलराइट। मेरा पर्सनली तौर पे ना जो वाइल है वो सबसे फेवरेट स्ट्रक्चर है, खास तौर पे इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि इस क्वेश्चन में चॉइस ही नहीं, उसने कहा दोनों डिस्कस करें। जब वो कहता है जी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों पे लिखें,
प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन दोनों पे लिखें तो वाइल स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर रहता है, क्योंकि आप दोनों पे लिखेंगे। जब आप करते हैं ना एग्री और डिसएग्री और आपने वन साइड पे चले जाना है, तब वाइल ना भी लगाएं तो ओके, क्योंकि आपने सिंगल स्टेटमेंट देनी है, क्योंकि अदर साइड की तो बात ही नहीं करनी है। तो बाकी सारे क्वेश्चंस के अंदर चॉइस नहीं होती है, बाय डिफॉल्ट ही दोनों साइड पे लिखना पड़ता है। सिर्फ वाइल आपको यूज करना आना चाहिए, दैट विल गिव यू गुड मार्क्स इन द फर्स्ट पैराग्राफ। क्या किया आपने, लेट्स सपोज अगर मैं किसी का पेपर चेक कर रहा हूँ ना, लेट्स सपोज वो मेरा स्टूडेंट नहीं है, हमारे पास कई ऐसे पेपर्स आते हैं जो रिमार्किंग के लिए आते हैं या उसको वैसी वैल्यूएशन करनी होती है, जैसे और अकेडमी से टीचर्स है, दोस्त हैं, कई बार एक्सटर्नल वैल्यूएशन होती है, हम भी भेजते हैं अपने पेपर्स, क्योंकि हम तो पढ़ा रहे हैं, हमें पता है मेरा स्टूडेंट इस लेवल पे है। कभी कभी वैसे चेक करने के लिए भेजते हैं, आप भी बैंड लगा के दो जरा, आपके चेक करते हैं उसको, जैसे आइल्स में डिफरेंट एग्जामिनर्स पेपर चेक करते हैं, ठीक है। हमारे पास भी आते हैं कई दफा पेपर, एंड व्हेन आई एम चेकिंग द पेपर, अगर किसी ने वाइल यूज किया हुआ है तो मुझे उस कैंडिडेट का कैलिबर वहीं से पता लगना शुरू होता है कि ये कोई हायर कैलिबर का कैंडिडेट है जिससे लिखा हुआ है, ठीक है। छोटा सा वर्ड है, वोकैबुलरी अपनी जगह पे होती है, मगर सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स दे टेल अ लॉट ऑफ अबाउट द राइटर, के राइटर का लिखने का स्टाइल क्या है, उसका लेवल क्या है। गुड, ओके। तो ये एग्जामिनर कैप्चरिंग थिंग है, एग्जामिनर थोड़ा सा मुतासिर हो जाएगा आपसे यहाँ पे, ओके, वो आधा पेपर ध्यान में चेक करना है, अच्छा बच्चा आएगा कोई। और जी गोइंग बैक टू द स्ट्रक्चर अगेन, ठीक है, मैं देख लूँ कोई और बात करनी है, द कंट्रोवर्सी, ठीक है, मारूफ जी सही बोल रहे हैं आप भी, एग्री, सॉरी मैंने आपका मैसेज लेट देखा है। सो मेरा ख्याल है कि आपको ये पहले पैराग्राफ की समझ आ गई होगी कि इंट्रोडक्शन में दो चीजें चाहिए, और हमने जो फॉर्मूला बना के दिया वो एक्यूरेट है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा है कि इस फॉर्मूले को चिपक जाए, हाँ अगर वहां से आप उसको अंडरस्टैंड करके खुद लिख सकते हैं खुद लिखें, मुझे कोई इतराज नहीं, मगर है कि लेवल आना चाहिए फिर राइटिंग के अंदर, अगर हाई बैंड चाहिए तो। अगर 5-6 की बात है तो फिर कोई बात आन दो, बस उसकी सेंस बननी चाहिए व्हेन यू राइटिंग अ सेंटेंस, ठीक है। तो दैट इज गुड टू गो। अब इसको क्या होता है, ऑलराइट, अब चलते बॉडी पैराग्राफ पे। आइल्स वाले कहते हैं यार आपका जो बॉडी पैराग्राफ है, कोई भी पैराग्राफ हो, एक लिखे, दो लिखे, तीन लिखे, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। हम कह रहे हैं जब भी आपने मेन पैराग्राफ लिखना है, उसके अंदर ये वाले एलिमेंट्स हमें चाहिए, एलिमेंट्स मतलब कि ये चीजें होनी चाहिए, तब वो कहते हैं कि यार वी कंसिडर इट अ गुड पैराग्राफ, ठीक है। स्कोरिंग गेम है यहाँ पे, आपने कोशिश करनी है कि पैराग्राफ का जो स्ट्रक्चर है ना, इसको कभी भी चेंज नहीं करना, इसको ए भी रहने दो। वेन एवर यू स्टार्ट योर मेन पैराग्राफ, आपका जो भी मेन आइडिया है, मीन्स आप फॉर लिख रहे हैं, अगेंस्ट लिख रहे हैं, वट, जो भी आपका मेन आइडिया है, वो पहली या दूसरी लाइन के अंदर, कभी कभी पहली लाइन हमारी जनरल हो जाती है और कभी कभी पहली लाइन ही टॉपिक स्टेटमेंट होती है, पहली या दूसरी लाइन में आपने अपना आइडिया डिस्क्लोज कर देना, मीन्स क्लियरली लिखना है कि मैं कहना ये चाहता हूँ, दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अगर आपने आइडिया की घुमा दिया ना बीच में पैराग्राफ के, एग्जामिनर लब लेगा, तो फिर स्कोर नहीं मिलेगा। यू हैव टू स्टेट इट क्लियरली कि दिस इज व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू इज। फिर क्या होता है, फिर आप उस आइडिया को डेवलप करते हैं, इस चीज को हम डेवलपमेंट बोलते हैं। हमने आज ग्रुप में ना बैंड डिस्क्रिप्टर्स भी शेयर किए हैं, वैसे मैं वो पसंद नहीं करता शेयर करना, उसकी रीजन ये है कि स्टूडेंट को समझ नहीं आता, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो आपसे एज सच कोई काम की चीज नहीं है, वो टीचर्स के काम की चीज है। मगर आप अब क्योंकि शेयर हो गया, आपने उसमें एक चीज देखनी है, चलिए मैं आपको दिखा भी दूंगा। वो बार बार ना उसके अंदर एक कमेंट देते हैं, आइडिया इज डेवलप्ड, आइडिया इज नॉट डेवलप्ड। इफ योर आइडिया इज डेवलप्ड, you are going higher in band, and if your idea is not developed, you are going lower in band. इट मीन्स आइडिया दें और उसको डेवलप करें। डेवलपमेंट के लिए दो चीजें चाहिए होती है एज पर द आइल्स पीपल। वो कहते हैं यहाँ तो हमें एक्सप्लेनेशन दें और वन वर्ड में एग्जांपल दे दें। जैसे आप ऐसे लिख देंगे जी, लेट्स सपोज रिकॉर्डिंग करनी है, चलो कुछ और बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज आप किसी भी मुल्क का नाम ले लें, आप कहे जी ये इसमें एनिमल राइट्स नहीं है, आप एनिमल राइट्स की सारी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि जिसका जो दिल चाहता है वैसे करता है, कोई सड़क पे अगर मर भी जाता है जानवर तो को उठाने के लिए नहीं आता, या एक्सप्लेनेशन आप कर रहे हैं, ठीक है। सारा कुछ कर दिया, नीचे वन वर्ड में आके लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, आगे उस कंट्री या सिटी का नाम लिख दो,
उन्होंने कभी नहीं कहा कि एग्जाम्पल को इलेबोरेट करें, वो कहते हैं आइडिया को डेवलप करें। आइडिया को डेवलप करने के लिए अगर आपने एक्सप्लेनेशन जनरल में सारा कुछ बता दिया और एग्जाम्पल वन वर्ड में दे दिया, दैट्स गुड टू गो। अदरवाइज आप क्या करते हैं, आप एग्जाम्पल को ही इलेबोरेट कर देते हैं। आप किसी जगह का नाम लिखते हैं और वहीं पे साथ उसको एक्सप्लेन कर दे कि वहां पे ऐसा भी नहीं होता, फिर वहां पे ऐसा भी नहीं होता, ये होता है, वो होता है, एंड सो ऑन। तो क्या होता है कि ये जो दो चीजें हैं, एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल, एक तो ये इंटरचेंजेबल है। ये जरूरी नहीं कि एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल देनी है, एग्जाम्पल को ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड टू गो, वो एक ही बात। गुड। इस चीज को वो डेवलपमेंट बोलते हैं, आइडिया को डेवलप करें। वो कभी नहीं कहते कि एग्जाम्पल लंबे लंबे लिख के दें। एग्जाम्पल कुड बी वन वर्ड एज वेल। यहाँ तक मेरे साथ है। So, इसलिए आपने जब भी पैराग्राफ लिखना है, ट्राई टू स्टेट योर आइडिया राइट इन द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ, मेन पैराग्राफ, और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करें, मीन्स डेवलप करें। दैट्स व्हाट द रिक्वायरमेंट इज। देन यू आर टॉकिंग अबाउट द स्कोरिंग गेम, फिर आपको स्कोर मिलते हैं। ये बात समझ आई? इसकी एग्जांपल देखते हैं और फिर हम वो डिस्क्रिप्टर्स भी खोल के देख लेंगे। लेट्स गो टू द ऐसे। अब ये जो हमने ऐसे दिए, इसके अगर आप फर्स्ट लाइन को पढ़ें, यहाँ पे लिखा है जी, analyzing the statement, it is clear that some people are in favor of exploiting of animals for several reasons. अब ये general statement आ गई है, जैसे मैंने कहा था पहली या दूसरी लाइन में देखो, आइडिया नहीं मैंने लिखा मगर इसमें कह दिया कि एक्सप्लॉइट करते हैं लोग। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आइडिया आ गया, दे थिंक दैट एनिमल्स, दैट ह्यूमंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग्स ऑन द प्लेनेट। अब ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है तो बाकी चीजें लेस इंपॉर्टेंट है, इससे जो मर्जी जैसे मर्जी करो। ये मेन आइडिया। And everything must be done to ensure human survival. If this means experimenting on animals, अब ये देखिए, अब ये आइडिया की एक्सटेंशन हो रही है, this, ये कनेक्टर आपका लगा हुआ है इसके लिए। If this means if वाकई human beings are the superior of everything on this planet, then experimenting on animals so that we can fight and find cures for diseases like cancer, one word example, then this takes priority over animal suffering. आइडिया को डेवलप किया होगा। Another striking reason is that it is believed by some that animals do not feel pain. ये देखिए straight away idea दिया हुआ, कैसे? As humans do। अब आगे explanation है, for this reason, ये फिर कनेक्टर लगा होगा, ये देखिए सेम कनेक्शन नजर आ रहा है। अब explanation आ रही है, if we have to kill animals for food or use their hide means skin, for different products such as, example, jackets and bags, तीन वर्ड में एग्जांपल, देन दिस इज मॉरली एक्सेप्टेबल। सो आइडिया एंड देन डेवलपमेंट, मेक सेंस? दैट्स द रिक्वायरमेंट। 250 वर्ड की मिनिमम डिमांड है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, ऐसे ही मेरे दिल में ख्याल आता है, क्या गाना है वो, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ख्याल जाता है कि अगर आयत वालों ने कहा है 250 वर्ड मिनिमम लिखे और मैं अगर 250 लिखता हूँ, तो क्या मुझे वो 7, 8 या 9 बैंड नहीं दे सकते? उन्होंने खुद ही कहना है इतने लिख दें। क्या ये वाकई जरूरी कि मैंने 300, 400 वर्ड लिखना? ये तो उन्होंने कहीं भी नहीं लिख के दिया कि इतने लिखेंगे तो फिर इतने नंबर दूंगा मैं। दे आर आस्किंग मी टू राइट 250 वर्ड्स मिनिमम। आई पर्सनली बिलीव कि अगर मैं 250 वर्ड भी लिखूं मगर मैं उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर दूं जो वो कहते हैं, तो मैं तो फिर भी हाई स्कोर ले सकता हूँ। अगर ये कॉन्सेप्ट है ना कि ज्यादा लिखना है, तो वो भी गलत है। 250 के अंदर है कि भी बहुत सारा काम होता है, इवन तो ये फिर भी हमने थोड़ा ज्यादा लिखा होगा, क्योंकि जब आप आइडिया को डेवलप करते हैं ना, बाय डिफॉल्ट वो 250 से ऊपर चला जाएगा आपको, कितना 20-25 फुट ऊपर चला जाएगा। मेकिंग सेंस? ठीक है, इसको मैं यहाँ पे होल्ड करता हूँ, आपको कनेक्टर सिखाता हूँ। मैं तो देर जरा इसको पॉज कर दूँ थोड़ी देर। ओके, ये टास्क वन के बैंड डिस्क्रिप्टर्स, इसको हम छोड़ देते हैं, पब्लिक वर्जन है। लेट्स टॉक अबाउट टास्क टू बैंड डिस्क्रिप्टर्स। ठीक है, ये 9 बैंड की बात है, हम जरा 9 बैंड की बात ही कर लेते हैं। फुली एड्रेसेस ऑल पार्ट्स ऑफ द टास्क। ठीक है, इसका मतलब यही है कि अगर मैंने आपसे कहा था डिस्कस बोथ व्यूज, आप उसको गलत इंटरप्रेट करके फॉर और अगेंस्ट में चले गए,
तो एक ही बात की दूसरी अगेंस्ट कर दी, तो आपने एक्चुअली एक ही व्यू को डिस्कस किया, तो क्या होगा, इस पे आपके नंबर कट जाएंगे। उसने कहा था डिस्कस बोथ व्यूज, आपने एक को डिस्कस कर दिया, अपनी तरफ से आप पूरा लिख के आए, आंसर नहीं दिया। प्रेजेंट्स अ फुली डेवलप्ड पोजीशन इन आंसर, ये देखिए जरा, ये वर्ड आपको बार बार मिलना है अभी, फुली डेवलप्ड का। फुली डेवलप्ड पोजीशन इन आंसर, पोजीशन का मतलब होता है कि आप किस साइड पे हैं, ये एग्जामिनर को क्लियरली क्लियरली बताना है, क्योंकि एसएस की डिमांड है विद रेलिवेंट फुली एक्सटेंडेड एंड वेल सपोर्टेड आइडिया। ये फिर उसने लिखा फुली एक्सटेंडेड वेल सपोर्टेड, एक्सटेंड मींस एक्सप्लेनेशन, सपोर्ट मींस एग्जांपल, किसकी, तब नो बैंड मिलता है। अगर आइडिया स्टेट करेंगे, उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, मींस डेवलप नहीं करेंगे, नो। क्या लिखा है, सफिशिएंटली एड्रेसेस ऑल पार्ट्स, presents a well-developed response to the question with relevant, extended and supported ideas। ये फिर वही डेवलपमेंट की बात कर रहा है। थोड़ा अगर आप और नीचे जाते हैं, ये जरा 5 वाला पढ़ते हैं, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट्स 4, 5, 6 पे फॉल कर रहे थे। एड्रेसेस द टास्क ओनली पार्शली, एक तो आपने क्वेश्चन को फुल टैकल नहीं किया होता, कोई ना कोई हिस्सा को छोड़ दिया होता आपने। द फॉर्मेट में बी इनअप्रोप्रिएट, पैराग्राफिंग का कोई आपको ध्यान नहीं रहा। एक्सप्रेसिस पोजिशन, इतना उन्होंने सीख लिया होता कि जी आई का वर्ड कहीं ना कहीं यूज करना है, ओपिनियन में भी करना है, नीचे भी करना है। एक्सप्रेसिस ओपिनियन, बट द डेवलपमेंट इज नॉट ऑलवेज क्लियर, ओपिनियन क्लियर नहीं होती। हमने आपको कंक्लूजन में क्या लिख के दिया है, क्लियर ओपिनियन, ये मैंडेटरी है, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलते। देयर मे बी नो कंक्लूजन ड्रॉन, देखिए उसने आगे उसको एक्सप्लेन कर दिया। आपने लिख दिया जी देर आर सेवरल एडवांटेजेस एंड देर आर मैनी डिसएडवांटेजेस, कंक्लूजन मैंने बहुत अच्छा ऐसे लिखा है, ओपिनियन किधर गई है आपकी, नो मार्क्स, यहाँ पे लाके फेंकना उसने आपको। उसके बाद प्रेजेंट्स सम मेन आइडियाज बट दीज आर लिमिटेड एंड नॉट सफिशिएंटली डेवलप्ड। नाउ दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल लैंड ऑन 5 और 5.5 और 6। एक्चुअली दे डोंट नो वे टू राइट द आइडिया, आइडिया लिखते तो वो मिक्स हो जाता है, एक्सप्लेनेशन में कहीं घुमा देते हैं, हमें पता ही नहीं लगता आइडिया कहाँ लिखा है, ढूंढना पड़ता है निकाल के कि ये वाली लाइन शायद आइडिया, और दूसरा डेवलप नहीं होता। फर्क नजर आ गया? ओके, तो ये इतनी सी बात ही आपको इसलिए बतानी थी। वैसे ये अगर आप कहीं से कोचिंग ले रहे हैं, जैसे आप हमारे से ले रहे हैं, तो जब हम ऐसे चेक करते हैं तो हम इन चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि बैंड डिस्क्रिप्टर्स के मुताबिक ऐसे चेक होता है, अपनी मर्जी से बैंड नहीं देते आप, कमेंट्स भी उसी के हिसाब से देते हैं। ओके, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और वापस आ जाते हैं इधर। सो कमिंग बैक टू द लास्ट पोर्शन, सो आई बिलीव आपको समझ आ गया होगा कि ये फॉर्मूला क्या है। ये फॉर्मूला एक्चुअली उस बैंड डिस्क्रिप्टर्स का निचोड़ है, उसको ऐसे स्क्वीज करके निकला हुआ है ये। ठीक है, तो इस तरह लिखेंगे आपको, तो आई होपफुली कि आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। कंक्लूजन, क्रक्स ऑफ द मेन पैराग्राफ्स, ठीक है, दे नेवर आस्क फॉर द समरी। अभी मैंने आपको 9 बैंड भी पढ़ाया, उसने कहीं भी नहीं लिखा कि आपने कंक्लूजन की समरी नहीं बनाई। वो बार बार कह रहे हैं क्लियर नहीं लिखा, कंक्लूजन क्लियर नहीं लिखा। कंक्लूजन है क्या, एक्चुअली सारी बातें तो कर दी हैं, उसका निचोड़ निकालना है कि एक्चुअली आपने पूरे पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन क्या किया, व्हाट यू हैव बीन टॉकिंग अबाउट। क्रक्स का मतलब होता है, इसको सिंपल आप कर लें, जैसे आपने 2 पैराग्राफ लिखे हैं ना, दोनों पैराग्राफ का एक एक लाइन में निचोड़ निकालना आपने, कि मैंने इस पैराग्राफ में ये कहा है और इसमें ये कहा है, वन वन लाइन ऐसे समझ लें आप। और उसके साथ आपने अपनी क्लियर ओपिनियन जोड़नी होती है, एक्चुअली वेयर डू यू स्टैंड आफ्टर डिस्कसिंग एवरीथिंग। गुड। जैसे इस पैराग्राफ में राइटर ने क्लियरली बताया है कि एनिमल के राइट्स होने चाहिए, मैं इस साइड पे। इफ यू गो इन द एंड इट क्लियरली सेज, in conclusion, one can reach the gist that the benefits of killing animals for research and food are indeed too dire to ignore। ठीक है, ऑब्वियसली अब आप जिंदा इंसानों पे तो बहुत सारी टेस्टिंग नहीं कर सकते, तो किसी हद तक वो कह रहे हैं कि यार मैं एग्री हूँ, मगर वो साथ ही कॉन्ट्राडिक्ट करके कह रहे हैं आई बिलीव देयर इज सफिशिएंट एविडेंस टू डेमोन्स्ट्रेट दैट दिस इज नॉट द केस। मगर इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं, और मेरे पास एविडेंस है जैसे एक्सप्लेन किया, क्योंकि पिछले पैराग्राफ में एक्सप्लेनेशन है कि एनिमल राइट्स होने चाहिए। हाँ जी, गुड। सो ये भी सारा फॉर्मूला बना हुआ है, इसलिए आपको ये लिख के दिया हुआ है ताकि कुछ ना हो तो एटलीस्ट एंड पे क्लियर ओपिनियन आप डाल सकें, तो कहीं ना कहीं से नंबर स्क्वीज कर लें एग्जामिनर से।
हाँ जी माय डियर फ्रेंड्स, अब समझ आया कि फॉर्मूला कैसे है? ठीक हो गया। ये आपके ऐसे में जिस चीज को हमने अंडरलाइन किया हुआ बेसिकली ये टेम्पलेट की एग्जीक्यूशन है। ये आपका सेकंड पेज पे टेम्पलेट है इसका। ठीक है, वो टेम्पलेट है। टेम्पलेट को हमने एग्जीक्यूट कैसे किया वो आपको एक तरह एग्जांपल दे दिया। ठीक है, फाइनल बात करूंगा, देन आई विल कंक्लूड द लेक्चर। नाउ आई एम नॉट सेइंग एट ऑल कि आपने हमारा टेम्पलेट ही यूज करना। ही पे मेरा जोर है और वो ही उर्दू वाला है। कौन सा वाला है? उर्दू वाला, इंग्लिश वाला ना समझ जाना। ठीक है, टेम्पलेट ही यूज नहीं करना, आपकी मर्जी है। आप अगर इस टेम्पलेट को यूज करना चाहते हैं करें यूज, मगर है कि फिर उसकी एग्जीक्यूशन आनी चाहिए। इट डजेंट मीन कि मैंने आपको एक फॉर्मूला दे दिया तो आपके 7 9 बैंड आ जाएंगे। सर वो फॉर्मूले के अंदर सिर्फ स्टार्टअप्स है, कहने की पुश है। लिखना आपने ही है, आइडिया आपने डालना है, क्वेश्चन आपने क्रैक करना है। वो तो सिर्फ एक लिखने के लिए आपको एक सहूलत मिल गई है, स्ट्रक्चर बना बनाया मिल गया है, सेंटेंस की थोड़ी सी हेल्प मिल गई है कि ये वाले जुमले लिखेंगे तो चलें ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। मगर कंटेंट तो आपने क्रिएट करना है ना एग्जाम में। तो टेम्पलेट कह लें कि इट्स गोइंग टू हेल्प यू राउंड अबाउट मे बी 30%। पैराग्राफिंग बनी हुई है, स्टार्टअप्स मिले हुए हैं, 70% काम तो फिर भी आपने करना है। इसी टेम्पलेट का ये हरगिज मतलब नहीं होता, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर ये भी आगे कहते हैं सर टेम्पलेट तो यूज कर रहे हैं फिर भी आप बैंड नहीं दे रहे। तो सर आप जरूर यूज कर रहे हैं, मगर जिस तरह करना चाहिए उस तरह नहीं कर रहे। मेकिंग सेंस? अगर आप खुद से लिख सकते हैं मुझे ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट होती है। बस ये वाला फॉर्मूला याद रखना। कौन सा वाला? ये जो स्ट्रक्चर का, कि मिनिमम 4 पैराग्राफ बनाने हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में ये करना है, बॉडी पैराग्राफ में ये करना है, एक पैराग्राफ का स्ट्रक्चर ऐसे बनाना है, कंक्लूजन का स्ट्रक्चर ऐसे बनाना है। बाकी ऑटोमेटिकली इफ यू आर एबल टू राइट वी आर मोर हैप्पी दैट यू कैन क्रिएट समथिंग बाय योरसेल्फ। हाँ जी, वी गुड, राइट। आई एम गोना लाइक पॉज दिस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस होंगे तो मैं आपके ले लूंगा।